नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशंस। ये इसका सेकंड वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। The main objective of this organization is to coordinate the economic and social policies of the United Nations। यानी जो गरीब देश है उनको आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, जो पिछड़े हुए देश है जहाँ पर कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, सामाजिक समस्याएं हैं, वहाँ पर सुधारणाएं करने के लिए जो नीति लगानी है, उसके लिए ये यूनेस्को की बॉडी है। द काउंसिल हैज़ 54 मेंबर्स। इसमें टोटल 54 मेंबर्स है। दे आर सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। ये जनरल असेंबली द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन करवा के। ईच मेंबर हैज़ अ टेन्योर ऑफ 3 years एंड ईच ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर न्यूली चोजन। डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। देखिए, इसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं और 3 साल का उनका कार्यकाल होता है। और क्या होता है, हर साल 1/3 मेंबर्स को रिटायर होते हैं और नए चुने जाते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। यानी देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, टोटल 54 मेंबर्स होते हैं और उसमें से 1/3 मेंबर्स हर साल रिप्लेस किए जाते हैं, रिटायर होते हैं और नए चुने जाते हैं। यानी देखिए, अगर समझिए 3 ग्रुप्स है 18 मेंबर्स का, 18 × 18 × 3 बिकम्स 54। तो 18 ऐसे 3 ग्रुप्स है देशों के। ए ग्रुप है 18 ईयर्स का, बी ग्रुप है 18 देशों का और सी ग्रुप है 18 देशों का। तो समझ लीजिए, ए ग्रुप 18 देश का जो ए ग्रुप है, उनका कार्यकाल समझिए 2020 से लेकर 2023 तक है, 3 वर्षों का। तो क्या होगा, 2023 होने के बाद, पूरा होने के बाद, ये जो ए ग्रुप है वो सारे 18 देश वो रिटायर हो जाएंगे और उन पर ए ग्रुप का इलेक्शन होगा। फिर समझ लीजिए बी ग्रुप जो है, देखिए टोटल 54 कंट्रीज है, उनको डिवाइड करें हम 3 ग्रुप में तो 18 देशों के ग्रुप बनते हैं 3, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। समझ लीजिए, ए ग्रुप का कार्यकाल है 2020 से लेकर 2023 तक, 2020 to 2023। तो ये 2023 तक काम करते रहेंगे और जब ये 2023 में उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो 2023 में उनका इलेक्शन होगा। इन 18 देशों की जगह पर दूसरे देशों को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये इनके ग्रुप का इलेक्शन जो है वो 3 साल बाद ही हो रहा है। लेकिन देखिए, बी ग्रुप का कार्यकाल है, समझ लीजिए 2021 to 2024। तो इनका इलेक्शन 2020 में हो गया। ठीक है, अभी इनका इलेक्शन, एक पहले 18 देशों के ग्रुप का 2020 में इलेक्शन हो गया, वो 2023 तक काम करते रहेंगे। 2021 में जो बी ग्रुप है 18 देशों का, उनका इलेक्शन होगा 2021 में और वो इलेक्ट होने के बाद 2024 तक काम करते रहेंगे। ठीक है, 20 में इनका हुआ इलेक्शन, 21 में इनका हुआ और 22 में 22 में बाकी बचे हुए 18 देशों का इलेक्शन होगा और उनके चुने जाने के बाद 2025 तक वो काम करते रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए, ये 2022 में इनके इलेक्शन हुए सी ग्रुप के, उसके बाद 2023 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है ए ग्रुप का, तो फिर से 2023 में ए ग्रुप के इलेक्शंस होंगे। ठीक है, वो 2026 तक, 2026 तक चलेंगे। फिर उसके बाद 2023 होने के बाद 24 साल आएगा, 24 साल में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इन 18 देशों का होगा इलेक्शन। 24 से लेकर 27 तक चलेगा इनका। ठीक है, फिर 24 में इनका इलेक्शन होने के बाद इनका 25 में कार्यकाल समाप्त होता है, तो इनका 25 में इलेक्शंस होंगे दोबारा और 25 से लेकर 28 तक चलेंगे। फिर देखिए,
यहाँ पर ये 25 में इलेक्शन होने के बाद फिर यहाँ पर फिर से 26 में इलेक्शन होंगे, क्योंकि 23 to 26 इनका कार्यकाल होगा। तो फिर 26 में फिर से इनके इलेक्शन हो गए। यानी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्शंस जो है यूनेस्को के हर साल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो देश चुना जाता है उसका कार्यकाल 1 साल के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। वो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 18 देशों का ग्रुप होता है, वो पहले साल इलेक्ट करवाते हैं, वो 3 साल तक रहते हैं। दूसरा ग्रुप नेक्स्ट ईयर इलेक्ट करवाया जाता है, वो अगले 3 साल तक रहते हैं। फिर तीसरा ग्रुप उसके अगले साल में इलेक्ट करवाए जाते हैं और वो उससे आगे 3 साल रहते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्शंस तो हर बार होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। जैसे ये 20 से लेकर 23 तक काम कर रहे हैं, उसके बाद इन ग्रुप का ए ग्रुप के इलेक्शन डायरेक्ट 23 में ही होंगे। ठीक है, वैसे ही यानी इनको 3 साल का कार्यकाल मिल रहा है, इनको 3 साल का, इनको 3 साल का, लेकिन इलेक्शंस हर साल होते हैं, लेकिन इनके 3 साल बाद होंगे, इस ग्रुप के 3 साल बाद होंगे और इस ग्रुप के 3 साल बाद होंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। फंक्शंस, फर्स्ट, initiate discussions at the global level on issues like poverty, unemployment, economic and social inequality and suggest policies to tackle these problems। देखिए, जैसे वैश्विक समस्याएं जैसे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक गरीबी हो, ठीक है, और सामाजिक असमानता हो, उन पर सुधारणा करने के लिए क्या नीतियां अपनानी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, उस पर चर्चा की जाती है यूनेस्को में। सेकेंड, डिस्कस इश्यूज लाइक वुमेन्स क्वेश्चंस, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स, ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एटसेट्रा एंड मेक डिसीजंस। महत्वपूर्ण समस्याएं जैसे महिलाओं की समस्याएं हो या महिलाओं को सशक्त करना हो, उनको पावर देना हो, फिर मानवाधिकार हो जैसे शिक्षा हो, गरीबी हो, भूख हो, फिर फंडामेंटल फ्रीडम्स जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट होता है, वो ग्लोबल ट्रेड जागतिक व्यापार जो है उसको बढ़ावा देना, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यानी अगर कोई समस्या आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, कोई बीमारी है गरीब देशों में, उसके मेडिसिन उपलब्ध नहीं है तो उनको मदद करना वगैरह। थर्ड, मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, बच्चों को शिक्षा देना, और अगर कोई संस्कृति कोई प्रिजर्व करना चाहता है तो उसे मदद करना, ये सब किया जाता है। फोर्थ, कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन एसोसिएशन विद द यूनाइटेड नेशंस। अभी जो डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशंस के, जैसे यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो वगैरह, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में उनका परस्पर सहयोग, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, ये उनका काम है। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट यानी जैसे सरकार होती है हमारे देश में, वैसे ही सेक्रेटेरिएट होता है जो यूनाइटेड नेशंस का काम संभालती है। द सेक्रेटेरिएट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। प्रशासनिक कार्य यानी जो डेली काम होता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का डेली काम रिकॉर्ड्स रखना, सभाएं बुलाना, ये सब काम जो है वो सेक्रेटेरिएट द्वारा किया जाता है। द चीफ ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज द सेक्रेटरी जनरल। जो इसके प्रमुख होते हैं, जैसे हमारे शासन के प्रमुख, सरकार के प्रमुख जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही उनके प्रमुख जो होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है उन्हें। ठीक है, ही इज सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, हिज टेन्योर इज ऑफ 5 years। उनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर चुनती है, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिए, लेट अस राइट राइट द नेम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल्स, सेक्रेटरी जनरल स्टिल नाउ। तो ये आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगा, गूगल पर डालोगे आप, उनको मिल जाएगा आपको। इज इट नेसेसरी दैट द सेक्रेटरी जनरल शुड बी अ सिटीजन ऑफ वन ऑफ द ग्रेट पावर्स, द बिग 5? जो बिग 5 कौन से हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है? चाइना, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस। ये जो 5 देश है उनमें से ही एक होना चाहिए, ऐसा कंपल्सन नहीं है। किसी भी छोटे से छोटे देश का भी
जो नागरिक है वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। आर सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री गिवन प्रायोरिटी फॉर बीइंग सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल के लिए ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती, किसी को भी महत्व नहीं दिया जाता, पूरा निष्पक्ष तरीके से इम्पार्शियली वो चुनाव होता है। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल एंड विच कंट्री डज ही बिलोंग टू, तो उनका नाम है, अभी जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ANTONIOGUTERRES, एंटोनियो गुटेरेस, और वो है पुर्तगाल देश के। ठीक है। फंक्शंस, फर्स्ट, to call international conferences on global problems like climate change, human rights, disarmament, etc. जो पूरे विश्व के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो चैलेंजेस है उस पर सभाएं बुलवाना, सभाएं भरवाना, चर्चा करवाना, ये सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरिएट का काम होता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कहीं पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, डिसआर्मामेंट, कोई देश बहुत वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है और किसी के ऊपर धमकी दे रहा है, तो वो उनके ऊपर चर्चा करने का बुलाया जा सकता है सेक्रेटरिएट द्वारा। सेकेंड, टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स ऑफ द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली की मीटिंग भरवाना, उनकी सभा भरवाना, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल, अगर कोई अर्जेंट समस्या है, बहुत युद्ध वगैरह शुरू हो गया या फिर जागतिक वैश्विक शांति को बहुत खतरा उत्पन्न हो गया, तो अर्जेंट सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भरवाई जाती है। ये भरवाई जाती है किसके कहने पर? सेक्रेटरी जनरल के कहने पर। थर्ड, टू कंपाइल इंफॉर्मेशन, यानी कंपाइल यानी सारी जो डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है यूनाइटेड नेशंस के काम के जो डाटा होता है उसे कलेक्ट करना और ठीक से अरेंज करना। ठीक है, ये काम है। फोर्थ, टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, मीडिया को इंफॉर्मेशन देना, जैसे उनके प्रवक्ता होते हैं, स्पोक्स पर्सन वगैरह, वो उनको जो भी उनके अपडेट्स है, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर न्यूज़ चैनल्स को वगैरह इंफॉर्मेशन देती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे ICJ भी कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स द जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जैसे हमारे देश में जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हेग इन द नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स देश के हेग नाम के नगर में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है। There are 15 judges in the International Court of Justice. International Court of Justice में 15 जजेस है। अभी एट दिस मोमेंट वहां पर एक भारतीय जज भी है। They are chosen by the General Assembly and the Security Council. वो जो जजेस होते हैं वो जनरल असेंबली द्वारा और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। एवरी जज हैज टेन्योर ऑफ 9 years. हर जज का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। फंक्शंस, फर्स्ट, टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 or more member nations of the United Nations. 2 या अधिक देशों के बीच में जो भी विवाद है, जो भी झगड़ा है, उसे सेटल करवाना, उस पर यानी सुयोग्य निर्णय देना, ये इसका काम है। लेकिन ये कब कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? जब जिन देशों के बीच में झगड़ा है, अगर समझ लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है, अगर दोनों देश जाते हैं मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कि हमारा निर्णय कीजिए, हमारे इस समस्या का डिसीजन दीजिए, तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन दे सकती है। अगर कोई अकेला देश जाता है तो नहीं दे सकता निर्णय। जो भी डिस्प्यूटेड कंट्रीज है, जिन भी देशों में या 2 हो या 2 से अधिक हो, जो भी देशों में झगड़ा चल रहा है, वो सभी देश अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाते हैं तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो निर्णय देता है, नहीं तो नहीं देता। सेकेंड, टू इंटरप्रेट इंटरनेशनल लॉ ऑथेंटिकली, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिनियम है उनका जो है इंटरप्रिटेशन करना, यानी उसका सही मतलब निकालना और उसको लागू करने की कोशिश करना। ठीक है। थर्ड, टू एडवाइज द वेरियस ऑर्गन्स और सब्सिडरी बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अबाउट लीगल इश्यूज। जो यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग बॉडीज है, ऑर्गन्स है, उनको कानूनन सलाह देना, जो भी कानूनन सलाह है वो देना, कौन सी काम लीगल है, कौन से काम इलीगल है, उसके बारे में सलाह देना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट,
द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो अंतर शासकीय संगठन है, यानी इंटर गवर्नमेंटल, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं अलग अलग देश के, उनके बीच में सहयोग करके वो बनाया गया है। और ट्राइब्यूनल यानी कोर्ट ही मतलब होता है उसका, कोर्ट का दूसरा शब्द है ये ट्राइब्यूनल, जो मध्यस्थता करती है। इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट द हेग इन द नेदरलैंड्स। इसका भी मुख्यालय हेग में है, नेदरलैंड्स में। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स दैट आर ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गंभीर जैसे अपराध है उन पर सुनवाई की जाती है, जैसे जीनोसाइड यानी किसी एक विशेष धर्म के लोगों को, किसी एक विशेष रेस के लोगों को, केवल वो उस धर्म के है इसके आधार पर उनको मारना, अगर कोई ऐसा देश का प्रमुख करता है तो उसके विरुद्ध केस चलवाई जाती है। फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध में अगर कोई अपराध करता है तो उसके विरोध में केसेस चलवाए जाते हैं। फिर वॉर क्राइम्स यानी युद्ध अपराध, यानी जब भी वॉर होता है, वॉर होते समय भी कुछ नियम होते हैं इंटरनेशनल लॉज, यानी जैसे कि आप बहुत हिंसा नहीं कर, यानी देखिए कैसा होता है वॉर क्राइम्स में क्या आता है, एक तो महिलाओं पर अत्याचार करना, बच्चों पर अत्याचार करना वॉर के दौरान, तो ये सब नहीं चलता। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ केस चलवाई जाती है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द टेरिटरीज दैट वेर अनडेवलप्ड वेर प्लेस्ड अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो है, जो एरिया जो था वो बहुत ही अनडेवलप्ड था, बहुत ही अविकसित था, उनको जो विकसित देश थे, जो प्रगत देश थे, उन पर उनकी जिम्मेदारी डाली गई थी उनको संभालने के लिए। द लेटर वेर सपोज टू हेल्प ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज एंड वंस दे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉलोनीज हेल्प एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। देखिए, इनकी जिम्मेदारी क्या थी विकसित देशों की, कि जो अनडेवलप्ड देश है उनको संभालना, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उनको, और जब वो ठीक ठाक डेवलप हो सके, अपना काम खुद कर सके, अपनी सरकार खुद चला सके, तब वहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, लोकतंत्र स्थापित करना और उनको स्वतंत्रता दे देना, ये उनका काम था। द वर्क ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज ओवर एज देयर आर नो ट्रस्ट टेरिटरीज लेफ्ट। जो डेवलप्ड नेशंस पर जिम्मेदारी डाली गई थी जिन रीजन्स की, टेरिटरीज की, उनको कहा जाता था ट्रस्ट टेरिटरीज। तो अभी तो कोई ट्रस्ट टेरिटरीज नहीं रहे, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी काम समाप्त हो चुका है। द वर्क ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंडेड व्हेन पलाऊ गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1 नवंबर 1994। यहाँ पर 1994 1 नवंबर 1994 को पलाऊ नाम का एक छोटा आइलैंड है, उसको इंडिपेंडेंस दिया गया और उसके बाद ट्रस्टीशिप का काम समाप्त हो गया। पलाऊ इज एन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन 500 मीटर्स ईस्ट ऑफ द फिलीपींस। फिलीपींस आप मैप में देख सकते हैं देश कहाँ पर है, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कंट्री है, तो उसके 500 मीटर ईस्ट में ये पलाऊ आइलैंड है। उसको स्वतंत्रता दी जाने के बाद ये काम समाप्त हो गया, वो आखिरी था जिसको ट्रस्ट टेरिटरी थी वो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, The United Nations member nations came together in 2000 and decided upon the development goals for the new millennium। देखिए, वर्ष 2000 में पुराना सहस्त्रक यानी मिलेनियम समाप्त हो गया और नया 2001 ईयर से नया मिलेनियम शुरू हुआ है। नई सेंचुरी तो शुरू हुई है, सेंचुरी किसे कहते हैं, 100 में होता है वो, लेकिन मिलेनियम यानी 1000 में होता है उसे। तो 2001 से नया सहस्त्रक शुरू हो गया। तो नए सहस्त्रक में, नए मिलेनियम में जो 2001 के बाद शुरू हो रहा है, उसमें
पूरे दुनिया के कल्याण के लिए कई सारे टारगेट्स रखे गए कि इस साल तक हम सभी देशों यानी जो गरीब देश है उनको सभी का नागरिकों का पेट भरा जाएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। फिर इस साल तक हम सभी को शिक्षा स्कूल उपलब्ध करवाएंगे, इस साल तक ये बीमारियां हटा देंगे जो एपिडेमिक्स होती है वो। तो ऐसे टारगेट्स रखे गए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स आर एज फॉलोज। टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूख को मिटाना। टू मेक द फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल, जो प्राथमिक शिक्षा होती है प्राइमरी एजुकेशन वो सभी को अवेलेबल करवाना पूरे दुनिया के लोगों को। टू ब्रिंग अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, महिलाओं को अधिकार देना और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चे जब पैदा होते हैं तब पहले वर्ष के आयु तक वो कई बीमारियों से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कम करना। फिर टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनकी प्रॉपर केयर करना, उनकी हेल्थ की केयर करना। टू फाइट डिसीजेस लाइक एड्स, मलेरिया एट्सेट्रा, जो भी एपिडेमिक डिसीजेस है जैसे मलेरिया हो या पोलियो वगैरह हो या फिर एड्स वगैरह हो, उनसे उनको फाइट करना। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, पर्यावरण की रक्षा करना, पोल्यूशन कम करना, और जो विकसित देश है और विकसनशील यानी डेवलपिंग देश है उनके बीच में सहयोग बढ़ाना। A time period has been decided to achieve these goal, उनके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड गया है, यानी 2020 तक हम ये करेंगे, 2035 तक ये करेंगे, 2050 तक ये करेंगे, ऐसे कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। India has made considerable progress in the direction of achieving the Millennium Development Goals with the help of UNICEF and UNESCO। तो यूनेस्को और यूनिसेफ की मदद से भारत ने मिलेनियम गोल्स अचीव करने में काफ़ी सारी प्रोग्रेस की है। ठीक है, यूनिसेफ इज एन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनिसेफ जो है वो बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के समस्याओं से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। इट वर्क्स टुवर्ड्स मेकिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड हेल्थ केयर अवेलेबल टू चिल्ड्रन, बच्चों को पोषक आहार देना, अच्छा खाना उपलब्ध करवाना, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये सब किया जाता है। Several workshops were organized in India to find out measures to overcome malnutrition among babies and children। बच्चों में भारत में कई सारे उनके वर्कशॉप्स करवाए गए थे ताकि भारतीय बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है यानी माल न्यूट्रिशन, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उनके कई सारे वर्कशॉप्स अरेंज करवाए गए थे। यूनेस्को, another affiliated organization of the United Nations, works towards peace and security in the world by promoting cooperation between member countries in the fields of education, science and culture। देखिए यूनेस्को जो है, जैसे कि हमने बताया, उसका क्या काम है, तो जो देश है उनके बीच में शांति और सौहार्द सुरक्षा प्रस्थापित करना, उनके बीच में सहयोग बढ़ाना, जैसे शिक्षा क्षेत्र में हो, विज्ञान क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में उनके बीच में सहयोग बढ़ाना, उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, ये यूनेस्को का काम है। यूनाइटेड नेशंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, शांति की स्थापना, शांति की रक्षा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज टू सेटल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं दो या अधिक देशों के बीच में, उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, ये मुख्य उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन स्थापन करने का। द यूनाइटेड नेशंस चार्टर लेज डाउन द वेज एंड मीन्स टू बी एम्प्लॉयड टू अचीव दिस गोल। अभी ये शांति कैसे बनाए रखनी है उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ पद्धतियां बताई गए हैं। It includes appointing an intermediary acceptable to the nations involved in the conflict, यानी दो देशों के बीच में किसी तीसरा देश यानी दोनों की मर्जी से, अगर भारत और पाकिस्तान, अगर समझिए फॉर एग्जांपल कुछ महीनों पहले ईरान और अमेरिका के बीच में काफ़ी झगड़ा चल रहा था,
तब ईरान ने ये प्रपोजल रखा था कि अगर इंडिया मध्यस्थता करेगा, इंटरमीडिएटरी रोल करेगा अमेरिका और ईरान के झगड़े सुलझाने के लिए, तो हम स्वीकार करते हैं। यानी ये कब स्वीकार किया जा सकता है इंटरमीडिएटरी रोल, मध्यस्थता का? जब दोनों देश तैयार हो, तभी दोनों देश मिलकर एक तीसरे देश का नाम बताते हैं कि हमें इसकी मध्यस्थता हमें स्वीकार है, तब वो तीसरा देश इंटरफेयर कर सकता है। तो ऐसा कुछ उपाय करना झगड़े सुलझाने के लिए, या फिर यूज द लीगल प्रोसीजर, कानूनन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा वगैरह, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा। Appoint the arbitrator to solve the dispute and if needed to take recourse to military means and ensure that conflict will not occur again। Arbitrator यानी मध्यस्थता को ही दूसरा शब्द है arbitrator। जो मध्यस्थ है उसको अपॉइंट करना और जो भी झगड़ा है वो सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो क्या मिलिट्री सैन्य कार्रवाई भी करना, ताकि फिर से ऐसा युद्ध या झगड़ा ना हो। इन मॉडर्न टाइम्स ह्यूमन सिक्योरिटी हैज बीन थ्रेटन्ड बाय टेररिज्म, रेसिस्ट एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। देखिए आज के समय में टेररिज्म काफ़ी फैल रहा है, फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी काफ़ी बढ़ रहा है, रिलीजियस क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, रेसिज्म भी हो रहा है, यानी ब्लैक्स, वाइट्स, ब्राउन्स, उनके बीच में भी झगड़े करवाए जाते हैं। As a result, the function of securing peace of the United Nations has acquired a lot of importance। तो इसके कारण यूनाइटेड नेशंस का जो शांति स्थापित करने का जो कार्य है उसमें काफ़ी महत्व प्राप्त हो चुका है। The United Nations makes efforts to ensure that violence does not erupt in strife-torn areas and normalcy is restored as soon as possible by, for example, starting schools, creating awareness among the people about human rights, make social, economic, political facilities available, conduct elections, etc। अगर किसी देश में अंतर्युद्ध हो रहा है यानी सिविल वॉर चल रहा है, अगर एक देश के नागरिक ही आपस में लड़ रहे हैं, यानी बाय वॉर लाइक सिचुएशन है, और उसके सरकार से वो संभल नहीं रहा है, तो क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस अपना काम करती है, और जहां पर भी वॉर लाइक सिचुएशन है वहां पर जल्द से जल्द नॉर्मल सिचुएशन कैसे आ सके उसका प्रयास किया जा सकता है। जैसे वहां पर बच्चों के लिए स्कूल दोबारा कैसे शुरू किए जा सकते हैं, या फिर जन जागृति करवाई जा सकती है, ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों में जागृति करवाई जाती है कि शांति ही अच्छा मार्ग है, आप झगड़ा मत करिए वगैरह। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजकीय स्थिरता लाई जाती है। अगर कोई देश में राजकीय अस्थिरता है, कौन सी सरकार है, कोई फिक्स नहीं रह रहा, बहुत अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो उसको सिक्योर करना, उस देश में इलेक्शंस करवाना, ताकि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार स्थापन हो, इसके लिए प्रयास किया जाता है। देखिए ये आपको इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइंड आउट अबाउट द कैंपेन्स रन बाय द यूनाइटेड नेशंस टू एस्टेब्लिश पीस इन द कंट्रीज लाइक यूगोस्लाविया, नामीबिया, कंबोडिया, सोमालिया, हैती, थाईलैंड। देखिए इन देशों में बहुत बार मुझे सिविल वॉर हो चुका है इन देशों में, और बहुत गंभीर स्थिति रह चुकी है। तो उन देशों में शांति प्रस्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है। सोमालिया में तो अभी भी यानी अशांत परिस्थिति है। Make a list of the names of member countries which are at the forefront in sending their troops for the United Nations peacekeeping forces। देखिए इसमें भारत भी भेजता है शांति सेना, पीस कीपिंग फोर्सेस यानी शांति सेना, यानी जहां पर युद्ध स्थिति है वहां पर यूनाइटेड नेशंस की अपनी सेना होती है। कैसे बनती है वो सेना, तो दुनिया भर के सारे देश अपना अपना मिलिट्री का थोड़ा सा हिस्सा वहां पर भेजते हैं, थोड़े थोड़े सैनिक वहां पर भेजते हैं, और वो जो है किसका आदेश मानेंगे, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का, उसका आदेश मानेंगे। और उसके आदेश के अनुसार अगर किसी देश में बहुत अशांति फैली हुई है तो वहां पर शांति स्थापन करने का काम ये पीस कीपिंग फोर्सेस करती है। तो इसमें भारत काफी आगे रह चुका है, भारत बहुत बार कंट्रीब्यूट किया है पीस कीपिंग फोर्सेस में। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, देखिए ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस है, अफ्रीका में उनके बच्चों की मदद कर रही है। The peacekeeping activity of the United Nations involves creating appropriate circumstances favorable for bringing about permanent peace in strife-torn area। जहाँ पर युद्ध परिस्थिति है, जहाँ पर बहुत अशांति है, वहाँ पर
पूर्णतः शांति प्रस्थापित करने का काम पीस कीपिंग फोर्स करती है, शांति सेना करती है। द पीस कीपिंग फोर्सेस हेल्प दीज एरियाज टू प्रोग्रेस टूवर्ड्स पीस। ये जो पीस कीपिंग शांति सेना जो होती है वो वहाँ पर शांति प्रस्थापित करना, वहाँ का डेवलपमेंट विकास करना, वहाँ की प्रगति करना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सब काम करती है। इसमें भारतीय सेना बहुत अग्रणी रह चुकी है और भारतीय सेना के बहुत लोग फैन है पूरे विश्व भर में, अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका हो, लोग बहुत फैन है। भारतीय सेना बहुत मदद करती है वहाँ के लोगों को, इंडियन मिलिट्री, और वो अपने दोस्त समझते हैं भारतीय सेना को। जब आसपास होती है भारतीय सैनिक तब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको यूट्यूब पर इसके कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में आप देख सकते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड एंड एट द सेम टाइम हेल्प इज एक्सटेंडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस। तो जहाँ पर झगड़ा चल रहा है, जहाँ पर युद्ध स्थिति है, वहाँ पर ये शांति सेना जाती है और दोनों पार्टीज को झगड़ा रोकने के लिए फोर्स करती है। उनको ये पाबंद करती है कि दोनों झगड़ा ना कर सके, युद्ध ना कर सके, हिंसा ना कर सके। द यूनाइटेड नेशंस टेक्स अप पीस कीपिंग एज वन ऑफ द टास्क फॉर सेफ गार्डिंग एंड फॉस्टरिंग पीस इन द वर्ल्ड। विश्व भर में शांति प्रस्थापित करने के लिए और उसका संरक्षण करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जो शांति सेना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉलोइंग थिंग्स आर अदर एक्शंस द यूनाइटेड नेशंस मे टेक सप्लीमेंट्री टू पीस कीपिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा, शांति प्रस्थापित करने के अलावा शांति सेना क्या काम करती है? प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेडिएशन। जो भी दो देशों में या एक ही देश के दो ग्रुप्स में झगड़ा चल रहा है वो रोकना और उनके बीच में मेडिएशन यानी मध्यस्थता करना, उनका झगड़ा सुलझाने का प्रयास करना। फिर एक्चुअली एस्टैब्लिश पीस, पूरी तरीके से शांति स्थापन करना। फिर इम्प्लीमेंट ऑफ द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस। शांति स्थापित करने के बाद वो शांति बनाए रखने का प्रयास करना, यानी बस शांति स्थापन कर लिए और निकल गए और बाद में फिर से युद्ध चल रहा है, ऐसा नहीं। शांति स्थापन करना और वो वैसे ही रहेगी शांति, इसके लिए प्रयास करना। पीस बिल्डिंग, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रहने का प्रयास करना। द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया। India had participated in different conferences that were held before the establishment of the United Nations। जैसे कि मैंने बताया आपको, यूनाइटेड नेशन स्थापन करने से पहले कई सारे चर्चाएं हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, उसमें भारत ने सहभाग लिया था। India has participated in bringing issues like decolonization, disarmament, racial segregation on the United Nations platform। भारत ने कई मुद्दों पर आवाज़ उठाया है, जैसे decolonization, यानी जो देश, जैसे ब्रिटेन ने हमारे देश पर कब्जा किया था, पुर्तगाल ने ब्राज़ील पर कब्जा किया था, ऐसे बहुत से देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा करके उन पर कंट्रोल किया था। तो वो उससे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, और वो कब्जा बंद करना और उन देशों को स्वतंत्रता देना, उसे कहते हैं डीकॉलोनाइजेशन। यानी जो देश भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जो दूसरों के कब्जे में थे उनको स्वतंत्र करवाने के लिए भारत ने काफी आवाज उठाई है। डिसआर्मामेंट, यानी अगर कोई देश बहुत युद्ध कर रहा है, बहुत वेपन्स बना रहा है, तो उस पर पाबंदियां लगाना। रेशियल सेग्रीगेशन, यानी ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में जो झगड़ा होता है, ब्राउन्स और वाइट्स के बीच में, एक रेस को सुपेरियर माना जाता है, दूसरे को नीचा माना जाता है, तो वो बंद करना। In 1946, India was the first country to raise the question of racism in the United Nations। 1946 में जो रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, तो उसके ऊपर भारत ने सबसे पहली बार आवाज उठाई थी 1946 में। इवन अमेरिका में भी 1960-70s तक ब्लैक्स को कोई भी अधिकार नहीं थे, ब्लैक लोगों को जैसे वोटिंग अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। भारत से इंस्पिरेशन लेकर भारत ने जैसे दलितों को, गरीबों को शुरुआत से वोटिंग राइट्स दिए, मताधिकार दिया, वैसे ही वहाँ पर अमेरिका जैसे जो हम कहते हैं बहुत विकसित देश है, आगे बढ़े हुए देश है, वहाँ पर अधिकार नहीं थे। भारत से इंस्पिरेशन लेकर वहाँ पर आंदोलन हुआ बहुत बड़ा और उसके बाद उनको अधिकार प्राप्त हुए।
India has always led the discussions about the problems of अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो अविकसित देश है, जो विकसनशील यानी डेवलपिंग देश है, उनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भारत ने हमेशा चर्चा की है और उस पर अग्रणी रहा है भारत। इंडिया हैज़ ऑलवेज सेंट हर ट्रूप्स टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस। जो यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र संगठन के जो शांति सेना होती है उसमें भारत ने बहुत योगदान दिया है, अपनी सेना भेजी है उनमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। नॉट जस्ट दैट, इंडिया हैज सेंट ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स एज वेल। कई जगहों पर महिलाओं के लिए समस्या होती है तो उनके लिए स्पेशली ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स यानी पूरी तरीके से महिलाओं की शांति सेना भेजी है भारत ने। ये बहुत बड़ी बात है। It is evident from the foregoing analysis that India makes serious efforts to solve international conflicts by peaceful means। तो ये भारत तो हमेशा शांति का समर्थक रहा है, उसने कभी अपने आप से युद्ध नहीं किया और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी शांति बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।